हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमब्रू एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो है वो डी ब्रोगली समीकरण और जो कोणीय संवेग का नियम होता है वो किया था। आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है अपने परमाणु भार। क्या आता है बच्चों, ध्यान देना। परमाणु भार या एटॉमिक वेट जिसको कह सकते हैं। अब परमाणु भार क्या होता है, ये किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से बढ़ेगा घटेगा, वो सारे अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि परमाणु भार होता क्या है। देखो, अपने बात की थी कि जो परमाणु होते हैं वो एक गोले की तरह होते हैं, जिसके केंद्र में भी क्या होता है, एक छोटा सा गोला होता है जिसको नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर छोटे छोटे गोले और होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये अपने संरचना पड़ी थी। अब देखो जो केंद्र है ना इसका, ये बड़ा, इसमें क्या पड़े हुए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और यहाँ पर बाहर वाली कक्षा में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कण है। क्या है, कण है। अगर कण है तो इसका कोई ना कोई भार भी होगा। बिल्कुल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भारहीन हो, इनका भी भार होता है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भार है तो ये जो पूरा परमाणु है इसमें भी क्या होगा, कोई ना कोई भार होगा। इसीलिए इस परमाणु के भार को मापना ही क्या कहलाते हैं, अपने परमाणु भार मापन कहलाता है। इसका जो भी भार आएगा उसको क्या कहेंगे, परमाणु भार। अब परमाणु भार को मापने के जो है वो 3 तरीके हैं। देखो कौन कौन से। पहला जो तरीका अपनाया गया था वो अपनाया गया था हाइड्रोजन के आधार पे। दूसरा ऑक्सीजन, जो 16 नंबर, इसका परमाणु भार 16 होता है, उसके आधार पे। और तीसरा जो अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है कार्बन 12 के आधार पे। हाल फिलहाल जो चल रहा है वो यही है, कार्बन 12 को आधार माना गया है। उसको क्या कहते हैं, परमाणु भार। हाइड्रोजन के संदर्भ में क्या माना गया था कि परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार का सूत्र क्या था, परमाणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। और अपने को पता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार जो होता है वो लगभग एक ही होता है, तो वही आ जाता था उसका भार। क्योंकि परमाणु भार जो है ना, एक और बात इसमें ध्यान देना, परमाणु भार जो है एक सापेक्ष राशि है। क्या है, सापेक्ष राशि। सापेक्ष राशि होने का मतलब है इसका भार किसी दूसरी राशि के संदर्भ में बताया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो कि अपने पास 3 चीजें हैं, ए, बी और सी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो क्या है, बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसे बड़ा है, ठीक है, और सी, बी जो है वो सी से छोटा है, या सी जो है वो बी से बड़ा है। अब अपने को ये तो पता चल गया कि कौन किससे बड़ा है, लेकिन ये नहीं पता चला कि बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो ये होता है सापेक्ष। इसी तरह है, मैं बात करूं कि ए संख्या जो है वो बी से बड़ी है और बी संख्या जो है वो सी से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। इसका मतलब सबसे बड़ा ए और सबसे छोटा सी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि सी का मान कितना है या ए का मान है कितना। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इस तरह की जो राशियां होती है वो क्या बोलते हैं, सापेक्ष राशि। जहां पर एक के संदर्भ में बताया जाता है कि दूसरा जो है अपने कह सकते हैं कि उसका जो मान है वो क्या है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि गाड़ी तेज चल रही है, या जैसे मान लो कि अपने पास 2 कार्स हैं ए और बी। मैं ये कह रहा हूँ कि ए की गति जो है वो बी से ज्यादा है, ए की गति क्या है, बी से ज्यादा। लेकिन मेरे को गति का नहीं पता। अब ज्यादा तो ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चल रही है और बी जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो वास्तव में क्या ये गतियां ज्यादा होती है क्या, 2 किलोमीटर प्रति घंटा? अपने को पता है कि वास्तव में ये गति ज्यादा नहीं है, लेकिन सापेक्षिक रूप से अगर बात करें तो ये ज्यादा है, सॉरी ये कम है और ये क्या है, ज्यादा। इसी तरह अपने क्लास में भी आते हैं, अपने बोल देते हैं भी एक्स नाम का बच्चा जो है वो बहुत होशियार है, ठीक है, और अपने दूसरा बोल देते हैं कि वाई नाम का बच्चा है वो उससे थोड़ा कम होशियार है या उससे पढ़ाई में थोड़ा क्या है, कम है। तो अपने दोनों का कंपैरिजन करें भी, ये उसकी तुलना में होशियार है या ये इसकी तुलना में कमजोर है। या वहीं अगर अपने मैं बात करूं, अगर किसी और स्कूल के बच्चे से कंपैरिजन करें जो वहां वो अपने होशियार से भी टॉपर बच्चा हो, तो अपने क्या कहेंगे भाई हाँ ये होशियार हो गया। तो परमाणु भार जो वास्तव में राशि है वो क्या है, एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि है, इसका मतलब है कि इसका मान निरपेक्ष रूप से नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात ध्यान रखना कि परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार जो होता है इसका कोई भी मात्रक
नहीं होता, यानी कि ये क्या होता है, मात्रकहीन। ये होता क्यों है मात्रकहीन, अपने अभी बात करते हैं। देखो परमाणु भार का सूत्र मैंने क्या लिखा, भार बटे में भार। तो जो भार का मात्रक ऊपर होगा वही भार का मात्रक नीचे होगा, मात्रक से मात्रक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो भार का मात्रक नहीं आ। अब ऑक्सीजन के संदर्भ में जो सूत्र दिया गया था वो क्या था, कि तत्व का भार बटे ऑक्सीजन 16 के 1/16वें भाग का भार। ये सूत्र जो है वो दिया गया था। और कार्बन के संदर्भ में जो सूत्र दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, तत्व का भार बटे में कार्बन 12 के 1/12वें भाग का भार। ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखो अंश में भी भार है और हर में भी क्या है, भार। तो बार बार सेम होंगे तो इनके मात्रक भी सेम होंगे। मात्रक अगर सेम है इसका मतलब क्या हुआ, मात्रक से मात्रक कट गया और ये क्या रह गया, मात्रक ही। क्या रह गया बच्चों, ध्यान देना, मात्रक ही। ठीक है, कौन, परमाणु भार। अब अपने बात करते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भार होता कितना है। ध्यान देना बच्चों कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार जो होता है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है, बहुत ज्यादा उनमें अंतर नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी कम होता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार लगभग क्या होता है, सेम होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो देखते हैं अपने। तो न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो होता है लगभग 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको कई जगह आपने ऐसा भी दिखा होगा 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। वो क्या है, ग्राम को किलोग्राम में बदला है तो पावर जब 24 से बढ़कर कितनी होगी, -27। वहीं प्रोटॉन के भार की मैं बात करूं तो ये कितना होता है, लगभग 1.6727 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी इसको भी अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इसका लिखा जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉन की अगर अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, लगभग 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। कितना होता है, 28 ग्राम। यानी कि ये हो गया लगभग 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए ना, तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना यानी 10⁴ गुना जो है वो ज़्यादा भारी होता है। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, 20 तक इलेक्ट्रॉन के भार को लगभग नगण्य या नेग्लिजिबल मानते हैं और इन दोनों के भार का ही मेन इसमें योगदान होता है। वहीं अगर अपने बात करें इसके अंदर आवेश की, तो आवेश देखो कितना होता है इलेक्ट्रॉनों पे और प्रोटॉनों पे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप कहोगे ये दोनों तो सेम हो गए, सेम है लेकिन इनका साइन जो होता है वो अलग होता है। इस पर माइनस होता है और इस पर क्या होता है, प्लस। ये हो गया इसमें क्या अपने कह सकते हैं, आवेश और भार। तो अब आपने को पता चल गया भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब कण ऐसे नहीं है कि इनमें भार ना हो, भार तो है इनमें। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भार है तो जो परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेकर बैठा होगा उसमें भी क्या होगा, कोई ना कोई भार होगा। अब इसी की अपने को आगे बात करनी है। परमाणु भार करना कैसे है वो देखो आप। परमाणु भार निकालना कैसे है, परमाणु भार ज्ञात होने से पहले अपने को परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए, क्योंकि लगभग 20 तक है ना परमाणु भार जो होता है परमाणु क्रमांक का लगभग डबल होता है 2 या 3 अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो। कैसे देखो, हाइड्रोजन, इसमें अपवाद की मैंने बात की, पहले अपवाद की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, परमाणु भार भी 1 ही होता है। सोडियम 11 नंबर पे आता है लेकिन परमाणु भार कितना होता है, 23। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है लेकिन परमाणु भार कितना होता है, 35.5 ये होता है। अब अपने बात करते हैं बाकी की। तो हीलियम देखो 2 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो गया
4। लिथियम 3 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो गया 6। बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो गया 8। बोरॉन 5 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो गया 10। कार्बन 6 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो गया 12। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो गया 14। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो गया 16। वही नेक्स्ट अगर अपने बात करें ऑक्सीजन के बाद में कौन आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, परमाणु भार कितना हो जाएगा लगभग 18। और नियोन 10 नंबर पे आता है, परमाणु भार हो गया 20। हालांकि नियोन की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो सोडियम का मैंने बता ही दिया, सोडियम के बाद में 11 हो गया सोडियम। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, इसका कितना होगा 24। एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, कितना होगा इसका 26। एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे, कितना होगा 28। सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस आता है 15 नंबर पे, कितना होगा 30। वहीं फास्फोरस के बाद में सल्फर आता है 16 पे, परमाणु भार कितना होगा 32। सल्फर के बाद में क्लोरीन का मैंने बता ही दिया। आर्गन आता है कितने नंबर पे 18 पे, तो इसका परमाणु भार कितना होगा 36। पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, इसका थोड़ा ध्यान देना, इसका कितना होता है 39। और कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, इसका कितना होगा लगभग 40। ये जो मैंने लिखा है ये वाला, इसका थोड़ा ध्यान देना आप। ये होते हैं परमाणु क्रमांक। बेसिकली जितना उनका परमाणु क्रमांक होता है उसका 2 गुना क्या होता है लगभग उनका परमाणु भार। लेकिन ध्यान रखना ये 20 तक वैलिड है, उससे आगे जो होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान भी जो है वो परमाणु भार में आने लग जाता है। और ये डबल क्यों हुआ, देखो परमाणु भार लगभग डबल हो रहा है ना। डबल क्यों हुआ, क्योंकि अपने को पता है कि अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 है ना, इसका मतलब उसमें 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही क्या है न्यूट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन में भार है उतना ही किसमें है न्यूट्रॉन में, तो 6 + 6 लगभग कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये होते हैं इसमें। नेक्स्ट अपने परमाणु भार निकालना सीखते हैं। परमाणु भार निकालते कैसे हैं, अभी पता कैसे चले परमाणु भार कितना है या कितना आएगा। वो देखो, जैसे मान लो आपके पास कंपाउंड है, एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं अपने CO2। अब CO2 में 2 हैं, एक तो कार्बन है प्लस 2 क्या है ऑक्सीजन। कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन का भार 12 प्लस का प्लस आएगा 2। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 का डबल 16, तो 12 + 32 कितना हो गया 44। यानी CO2 का अणु भार कितना हो गया 44 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा अगर अपने बात करें तो जैसे H2O हो गया, क्या हो गया H2O। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 क्या है हाइड्रोजन और 1 क्या है ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन 8 का डबल 16, तो ये 16 और 2 कितने हो गए 18। कितने हो गए 18, यानी H2O का जो अणु भार आया वो कितना हो गया 18। इसी तरह एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास है SO2, क्या है SO2, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 1 सल्फर है प्लस 2 क्या है ऑक्सीजन। सल्फर कितने नंबर पे आता है 16 पे, तो परमाणु भार कितना 32 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो परमाणु भार 16 कितना हो जाएगा 64। तो SO2 का जो अणु भार आ गया वो कितना हो गया 64। नेक्स्ट अगर मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया NH3 का, ठीक है, तो इसमें क्या होगा नाइट्रोजन है एक तो, और 3 क्या है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो 7 का डबल 14 प्लस 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 14 + 3 17, यानी कि NH3 का जो परमाणु भार निकल कर आया वो कितना हो गया 17। अब जो है अपने कुछ और यौगिकों की बात करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तत्व आए होंगे। जैसे मैंने बात की जैसे H2CO3 की, तो इसमें क्या होगा देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 3 क्या है
ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, 2, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, प्लस कार्बन का कितना होता है, 6 नंबर पे आता है कार्बन, तो 12, प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है 16। तो 2 एकम 2 प्लस 12 प्लस 16 दिया 48। तो ये कितना हो जाएगा देखो 62, यानी कि H2CO3 का जो बाहर आया वो कितना हो गया 62 हो गया। इसी तरह अपने और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे H2SO4 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है और 4 क्या है ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 सल्फर कितने नंबर पे आता है 16 का, 16 का तो डबल 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ये होता है। तो 2 एकम 2 प्लस हो गया 32 और प्लस ये हो गया 64। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया अपने 98, यानी कि H2SO4 का अणुभार कितना आ गया 98। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो देखो तत्व कौन सा आता है, मालूम मैंने ये लिखा ऑक्जेलिक अम्ल होता है इस तरह से COOH। और अगर आपको याद हो इस बार आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, हालांकि आपकी बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, पर फिर भी पूछ लिया उसने, या तो ये ऐसे लिखा हुआ हो सकता है या ऐसे लिखा हुआ हो। तो किसी भी तरह से लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब यहाँ पर देखो आप कि कार्बन कितने हैं, यहाँ पर तो 1 है लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है 2, तो 2 कार्बन है प्लस हाइड्रोजन यहाँ 1 लगा हुआ है, बाहर 2 है, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं 2। अब देखो एक ही ऑक्सीजन हो गया, एक ही ऑक्सीजन हो गया, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 2, और 2 बार लगा हुआ है तो 2 से गुणा भी होगा, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो 2 कार्बन का बार, कार्बन 6 नंबर पे आता है तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, या इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 16, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस ये हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस ये हो गया 16 इंटू 4 64। तो कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा अपने 090, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल का जो अणुभार निकल कर आया वो कितना हो गया 90। तो इसी तरह से अपने किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, बस ध्यान इसमें ये रखना है कि आप ये देखो भी टोटल तत्व हैं कितने उसमें, बस टोटल तत्व है उसमें क्या कर दो गुणा। जैसे मान लो मैंने लिखा Na2CO3, तो यहाँ पर एक Na है 2 प्लस 1 कार्बन है और प्लस 3 क्या है ऑक्सीजन है। तो Na का मैंने बताया था स्पेशल केस है कितना होता है 23, और Na है कितने 2 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 23 इंटू 2 कितने हो गए 46 प्लस क्या आ गया 12 प्लस 16, तो ये कितने हो गए 48। तो Na2CO3 का कितना हो जाएगा देखो, तीनों को जोड़ेंगे अपने तो ये कितना हो गया 106, ये अणुभार आ गया किसका Na2CO3 का। इसी तरह से आप और कंपाउंड भी देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, अगले पेज पर लिख लेते हैं अपने C6H12O6, ठीक है ये लिखा मैंने। तो इसका अणुभार क्या आएगा देखो, तो कार्बन इसमें सीधा दे दिए उसने, 6 कार्बन है प्लस 12 हाइड्रोजन है प्लस 6 क्या है ऑक्सीजन। बस करो इसमें 6 कार्बन, 1 कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है ये वाले, तो 12 हाइड्रोजन यानी 12 इंटू 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो करो ये देखो, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तीनों कल किया 12 इंटू 6 कितने हो गए 72 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 6 96, कितना हो जाएगा देखो ये हो गया, इसको बराबर जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180, यानी कि C6H12O6 इसका अणुभार कितना हो गया 180। अब ये ध्यान देना ये जो सूत्र है ना ये ग्लूकोज का भी है, इसका सूत्र है ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों का सूत्र क्या होता है
यही होता है C6H12O6। इसी तरह अपने एग्जांपल और कर सकते हैं, जैसे सुक्रोज का देखें C12H22O11। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि कार्बन कितने हैं 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 11। तो देखो क्या करना है, 12 कार्बन है, एक कार्बन का भार भी कितना होता है 12 ही होता है, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है और भार उसका डबल हो जाएगा, यानी 12 × 12 प्लस इसमें देखो 22 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार 1 है, प्लस 11 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का भार कितना है 16। तीनों को हल करेंगे अपनी, तो 12 × 12 कितना हो गया 144, 22 × 1 कितना हो गया 22, प्लस 11 × 16 किया कितना हो गया 176। ये कितना हो जाएगा देखो, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखो C12H22O11, तीनों को जोड़ा ये कितना हो गया लगभग 342। ये अणु भार आ गया इसका। तो इस तरह से आप किसी भी अणु का अणु भार निकाल सकते हो। अभी यहाँ पर मैं कुछ कॉमन लिख रहा हूँ जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे यूरिया हो गया। यूरिया कई बार सूत्र नहीं देता, वो सीधा ही पूछ लेता है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2, या इसका सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हो NH2 की ट्वाइस CO। दूसरा आता है एसिटिक अम्ल। क्या आता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का क्या होता है CH3COOH। और एक और देख लो आप सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा CH3COONA। ये किसका सूत्र हो गया सोडियम एसीटेट का। इस तरह से नेक्स्ट हो गया अपने ग्लूकोज का। किसका सूत्र हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का बोल दे, फ्रक्टोज का बोल दे, गलेक्टोज का बोल दे, यही होता है C6H12O6। अगला आता है शर्करा। चाहे तो शर्करा बोले, चाहे माल्टोस बोले, या लैक्टोस बोले, सूत्र यही है क्या C12H22O11। अगला इसमें आता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का कितना क्या होता है COOH की ट्वाइस, या इसको लिख सकते हो आप COOH और बंद लगा के एक और लगा दो COOH। यही सूत्र हो गया इसका। एक इसमें हो सकता है फार्मिक अम्ल। क्या हो सकता है फार्मिक अम्ल, या इसको बोला जाता है ध्यान देना मेथेनोइक अम्ल। क्या बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल। इसमें क्या होगा ये HCOOH। ये क्या हो गया इसका सूत्र। तो ये कुछ कॉमन सूत्र हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। तो ये सूत्र अपने को ध्यान में रखने हैं भी। ये सूत्र पूछ सकते हो सकता है वो सूत्र ना दे सीधा पूछ ले, तो अपने को ये पता होने चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप ये क्लास हमारी ऐप पर देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें आपको जो है जो अपने क्लासेस वगैरह चल रही है उससे रिलेटेड क्विजेज या जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।